बेस्ड ऑन द यूरोपियन थियरीज। तो यूरोपियन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। हाँ सब राजी खुशी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, दिस वाज द फर्स्ट बैंक बेस्ड ऑन यूरोपियन, फर्स्ट बैंक, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट बैंक बेस्ड ऑन यूरोपियन कल्चर, बेस्ड ऑन यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन पैटर्न। तो यूरोपियन शैली पर आधारित ये प्रथम बैंक था। यूरोपियन पद्धति पर आधारित प्रथम बैंक इसी को कहा जाएगा। यूरोपियन पद्धति पर प्रथम बैंक, यूरोपियन पद्धति पर आधारित प्रथम बैंक था ये। पद्धति पर आधारित प्रथम बैंक यही था। प्रथम बैंक आपका यही था। दिस वाज द फर्स्ट बैंक बेस्ड ऑन द यूरोपियन पैटर्न। तो यूरोपियन पैटर्न पर यह रिलेट करता हुआ बैंक था। ठीक बात, परफेक्ट है। देन मैंने बताया था फिर इंडिया में पहला बैंक कैसे खुलता है। देखो इंडिया में पहला बैंक आपका 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला। भारत का पहला बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया 1770 में आता है, जिसको नाम दिया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भी हमें कुछ समझ में आता है। नेक्स्ट, यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने करी थी। बैंक पूरी तरीके से यूरोपियन पद्धति पर आधारित था, पर यह विफल हो गया, चल नहीं पाया। ये बात मैं बता चुका हूं, ये विफल हो गया, चल नहीं पाया। इसके पीछे का कारण क्या था, चल क्यों नहीं पाया भैया? ये चल इसलिए नहीं पाया क्योंकि भारतीयों को जमींदारों पर भरोसा था। भारत एक विदेशी कंपनी पर इतनी जल्दी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से जो बैंक था ये पूरी तरीके से आपका फ्लॉप हो गया। हमें ये चीज भी समझ में आई, राइट। इसके बाद राइज किस चीज का होता है कि सर जब ये बैंक पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, तब ऐसी परिस्थिति में आपका एक बैंक खुलता है जिसको हम प्रेसिडेंशियल बैंक कहने लगे। इसके बाद आपको समझ में आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रेसिडेंसी बैंक की स्टार्टिंग होती है। क्या स्टार्टिंग होती है सर? प्रेसिडेंसी बैंक की स्टार्टिंग होती है। यहाँ आपका आता है कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या आता है सर? यहाँ पे आता है प्रेसिडेंसी बैंक आता है। ठीक है, यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है भाई जी प्रेसिडेंसी बैंक। तो ये प्रेसिडेंसी बैंक की स्टार्टिंग यहाँ पर होती है। प्रेसिडेंसी बैंक की स्टार्टिंग होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अर्ध निजी कंपनी है, जो एक सेमी प्राइवेट कंपनी है, जिसमें ब्रिटिश सरकार की भूमिका थी, आप जानते हैं। कंपनी ने लाभ और हितों को ध्यान में रखते हुए तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी थी। ये बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, कंपनी ने इसकी स्थापना करी। ये जो बैंकों की स्थापना हुई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई है। 640-43 में स्थापना हुई है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों की स्थापना अपन लोगों ने कर डाली। अब ये तीनों बैंक आपके सामने बनते हुए आपको नजर आए। प्रेसिडेंसी बैंकों का निर्माण क्या था, क्या कर सकते थे? ठीक है सर, निर्माण प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से थी कि ये जो है तीनों प्रेसिडेंसी बैंक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के लिए बनाए गए थे, इसलिए ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाए। ब्रिटेन की सरकार इनसे फायदा ले रही थी, वो पैसे छाप रही थी इन्हीं बैंकों के माध्यम से। 1862 तक नोट निर्गमन का कार्य इन्हीं प्रेसिडेंशियल बैंकों ने किया है। 1862 के बाद इनका नोट निर्गमन का कार्य समाप्त हो गया। 1862 के बाद इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा जो नोट इनके माध्यम से हमें प्रदर्शित करे। ये खत्म हो गया। तो आगे चलकर यही जो बैंक है, इन्हीं बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। आगे चलकर इन्हीं बैंकों को क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन्हीं तीनों बैंकों को बना दिया गया। हमें यहाँ से समझ में आता है कि इनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। 6, 40 और 43 तीनों बैंकों का मर्जर करा, तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया था, और यही नया बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। अब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना है, आगे चलकर यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बन जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा। आगे चलकर मैंने बताया 1921 के अंदर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना है, इसका नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, इसको राष्ट्रीयकृत करके इसका नाम बदल दिया गया। राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, इसका भी राष्ट्रीयकरण करके, राष्ट्रीयकरण का मतलब है नेशनलाइजेशन, इसका कर दिया गया था। नेशनलाइज जिसको कर दिया गया था, अब ये भारत के लिए काम करेगा, ना कि विदेशियों के लिए। और तब ये क्या कहलाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। नहीं, सबसे बड़ा सरकारी बैंक आज की डेट में एसबीआई है। एसबीआई से बड़ा सरकारी बैंक आज की डेट में इंडिया में नहीं है। पॉइंट आता है, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सर यहाँ फिर आरबीआई की स्थापना कहाँ से आती है, या आरबीआई के बारे में आपका क्या कहना है, या आप किन्हीं अन्य बैंकों की बात करना चाहेंगे? फिर अन्य बैंकों की बात मैं बाद में करना चाहूंगा। पहले मैं आपको कुछ अदर भारतीय बैंकों का स्थापना करना चाहूंगा। वो थोड़ा जरूरी होगा, वो थोड़ा आपका जरूरी होगा। उसी के बेसिस पर आप काफी सारी चीजें जानेंगे, काफी पॉइंट्स को जानेंगे। वो चीज बहुत जरूरी होगी। थोड़ा सा उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई भारत के अंदर अन्य बैंकों की शुरुआत कैसे होती है, या कैसे अन्य बैंकों की शुरुआत नहीं होती है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, वो आप यहाँ से समझना शुरू करें। देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखो पहली बार भारत के अंदर कुछ बैंकों का निर्माण होता है। कुछ बैंक यहाँ पर भारत के लिए बनते हैं, आरबीआई की नहीं। पहले हम अदर बैंकों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि भारतीयों के लिए बैंक बनाए गए। प्रथम बार भारतीयों के लिए बैंकों का निर्माण किया गया। भारतीयों के लिए बैंकों का निर्माण किया गया। बैंकों का निर्माण किया गया। बैंकों का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। ठीक है, याद रखना। For the first time banks were created for the Indians. For the first time banks were created for the Indians. For the first time bank was created for the Indians. हमें ये समझना है। For the first time. ठीक है, banks were created for the Indians. Banks were created for the Indians. कि भाई पहली बार बैंक्स इंडियंस के लिए क्रिएटेड होते हैं। ये कहाँ होता है सर? ये इलाहाबाद बैंक आपका क्रिएटेड होता है। ठीक है, याद रखेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इन जो आपका बैंक का निर्माण होता है 1865 में होता है। नाम है इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना इसकी संयुक्त रूप से की गई थी। भारतीय प्लस ब्रिटिशर्स ने संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया था। इसका निर्माण जो किया है वो संयुक्त रूप से भारतीय और ब्रिटिशर्स ने मिलकर किया था। तो मैंने आपको समझाया इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण जो किया गया है, इसका जो निर्माण है या फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन संयुक्त रूप से की गई थी। फॉर्मेशन संयुक्त रूप से की गई थी, संयुक्त रूप से निर्माण किया गया। तो निर्माण इसका किया गया था भारतीय और ब्रिटिशर्स दोनों ने मिलकर, प्लस ब्रिटिश दोनों ने मिलकर किया था। ये था किसके लिए? चलिए इंडियंस के लिए था। बट इंडियंस का इसमें ट्रस्ट नहीं जगा। इंडियंस ने इसको ट्रस्ट में समझा भी नहीं। ठीक है, चलो अब इसी पॉइंट को हम समझते हैं कि भाई इसकी स्थिति क्या हुई। चलिए उस समय इतना ज़्यादा स्थिति नहीं चल पाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उस समय इतना ज़्यादा बेहतर नहीं चल पाया। यह बैंक इतना बेहतर नहीं चला उस समय यह बैंक उतना अधिक बेहतर नहीं चल पाया। ठीक है, it was not that kind of better. It was not that kind of better. उस समय ये इतना ज़्यादा कार्यरत नहीं था। उस समय इसका इतना ज़्यादा योगदान भी नहीं था। उस स्तर का भी बैंक नहीं था, क्योंकि ये उस स्तर पर इतना बड़ा बैंक नहीं बन पाया था। भारतीयों को इसमें भरोसा नहीं था। तो आज की डेट में इसे इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। वर्तमान में इंडियन बैंक में मर्ज है। वर्तमान में इसे इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। वर्तमान में इसे इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। बैंक में मर्ज कर दिया गया है। Currently it is merged to Indian Bank.
करंटली मर्ज टू इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, वर्तमान में इसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, याद रखिए ये 1865 का इलाहाबाद बैंक है। आगे हम बढ़े और आगे हम देखते हैं कि अवध कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक बना जिसको 1881 में स्थापित किया गया, राइट। बेहतरीन। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार का और बैंक भी बना, ठीक है, इस प्रकार का एक और बैंक 1881 में आपका अवध कमर्शियल बैंक भी बनाया गया था, अवध कमर्शियल बैंक भी बनाया गया था, अवध कमर्शियल बैंक भी बनाया गया, कमर्शियल बैंक भी बना बैंक। और जो अवध कमर्शियल बैंक बना था वो भी कुछ इसी प्रकार से बना था। इसके जो संस्थापक थे वो भी संयुक्त थे, भारतीय और यूरोपियन, ठीक है। इसके संस्थापक भी दोनों ही रहे थे। इसके संस्थापक की अगर मैं बात करता हूँ, संस्थापक भी संयुक्त ही हैं। इसके संस्थापक यानी फाउंडर इसमें जॉइंट ही रहे हैं, फाउंडर इसमें भारतीय प्लस दोनों हैं, मतलब भारतीय भी हैं इसके संस्थापक, और भारतीय होने के साथ साथ इसमें यूरोपीय भी है, तो हमें यहाँ संबंध में आता है संयुक्त इसमें है। संस्थापक इसमें संयुक्त है यानी जॉइंट है इसमें संस्थापक इसमें जॉइंट रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जॉइंट संस्थापक इसमें रहे। क्या समस्या आई? तो बिल्कुल भी समस्या नहीं। ये वो बैंक था जो पहली बार इंडियंस ने ऑपरेट करा था, फर्स्ट बैंक ऑपरेटेड बाय इंडियंस, बट इसके जो ओनर हैं वो ब्रिटिशर्स हैं। ये पहला बैंक था जिसको इंडियंस ऑपरेट कर रहे थे। फर्स्ट बैंक ऑपरेटेड बाय इंडियंस, पहला बैंक जिसको इंडियंस ऑपरेट कर रहे थे, फर्स्ट बैंक है जो ऑपरेट कर रहे थे इंडियंस। लेकिन भाई इसमें भी एक पॉइंट निकल के ये आ रहा था कि सर इंडियंस वाले इस बैंक को ऑपरेट कर रहे थे, बट ये स्थापना उनकी नहीं थी, स्थापित उन्होंने नहीं किया था। बट स्थापित किसने किया था? स्थापित या फाउंड किसने किया था इसको? स्थापित या फाउंड किसने किया था? फाउंडेड, स्थापित बाई, फाउंडेड बाई कौन था? तो इसमें दोनों थे, यूरोपियन भी थे। अच्छा, पूरा लिख रखा है ऊपर, तो मसला नहीं। तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, तो सर वो पहला बैंक कौन सा बना? वो पहला बैंक कौन सा बना जिसको इंडियंस नहीं बनाया, इंडियंस के लिए ही बनाया? उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर वो है पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। सर पीएनबी आपका पहला इस प्रकार का बैंक बनता है, वो बैंक बनता है सर पीएनबी। इस प्रकार का बैंक आपका बनता है पीएनबी। मैं आपको समझाता हूँ। भारतीयों के द्वारा स्थापित प्रथम बैंक जो भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया, प्रथम बैंक जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया, प्रथम बैंक जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया, भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ। फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियंस, हमें यहाँ समझ में आता है। फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियंस, मतलब पहला बैंक जो इंडियंस ने एस्टैब्लिश किया, फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश बाय इंडियंस, वो है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो महेश कह रहा है कि सर मैं रिकॉर्डिंग क्लास ही लेता हूँ आज यूट्यूब पर, आपको थैंक्स बोलने के लिए आया, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है भाई, थैंक यू महेश, आपका संगीत देख के काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी महेश भाई। प्रियंका कालरा, अच्छा ठीक है। यहाँ महेश यादव है एक दूसरे, उनका पेपर है कल, आपको संपूर्ण आशीर्वाद मेरी तरफ से है, पेपर में बहुत अच्छा करना। ठीक है, शाबाश। और बाकी जजेस का भी एग्जाम है भाई, अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्थापित जो करी हमने जिस बैंक की, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और विचार कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रथम बैंक जो भारतीयों के द्वारा स्थापित हुआ उस चीज़ की, इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। ये बैंक कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी इसका नाम है। 1894 में स्थापित पीएनबी, 1894 में स्थापित पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, नाम पूरा पंजाब नेशनल बैंक। वर्तमान में भी कार्यरत है और सबसे पुराना वर्तमान में सेपरेट कार्यरत करती है। ठीक है, चलो तो अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको दयाल सिंह और लाला लाजपत राय ने बनाया था। दयाल सिंह प्लस लाला लाजपत राय ने बनाया था, लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया। राय ये इसके फाउंडर है, बहुत फेमस फाउंडर है। इसकी टैगलाइन होती है भरोसे का प्रतीक, पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। तो ये पॉइंट इसमें रहता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। अब कुछ अन्य बैंक भी हैं, कुछ अन्य बैंकों का भी डिस्कशन मैं करना चाहूँगा। देयर आर सम अदर बैंक्स जो बैंक्स के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, जो बैंकों के बारे में आप जानेंगे, कुछ और आपको बैंक भी दिखाई देंगे। ठीक है, और उन बैंकों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ आपके डायरेक्ट बैंकिंग से। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, लीजिए भाई। ठीक है, मैं कुछ बैंकों के बारे में आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे बैंक हैं जो आपके बने हैं। ठीक, मतलब बैंक पढ़ाए तो हैं मैंने, दिख नहीं रहे भाई, पढ़ाए तो मैंने हैं, काफ़ी सारे बैंक्स पढ़ाए हैं। खैर कोई नहीं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो कोई नहीं, जो बैंक है उनके बारे में फिर हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, समझ बैंक्स के बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। कोई नहीं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सर वो नेक्स्ट टॉपिक आपका जाना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हेडिंग आप डालेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों के अंदर अब एक विशेष बैंक की शुरुआत होती है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इसको आप पूरा कर लेना। होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर बैंक आप कर लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर बैंक नहीं तो मैं ही करा दूँगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर बैंक्स, कि जो भी आपके मेजर बैंक्स हैं इनकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आप पढ़ लेना। अभी मेजर बैंक कौन कौन से हुए भाई? देखो मेजर बैंक हुए जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 1907। ठीक है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई बस ये देख लेना आप। ठीक है, कुछ का सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, सीरियल का पेपर है, मुझे करंट अफेयर्स में आपके लिए चीज़ें थोड़ी चाहिए भाई। टेंशन फ्री रहिए, आपका जो पेपर है लगभग सितंबर में होने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मोटा डिले हो, बट हम उस पर पूरा ध्यान रखेंगे कि वो चीज़ आपको मिले। ठीक है, संपूर्णतः उसके लिए हम आपकी चीज़ें कर पाएँ, और टेंशन फ्री रहना। और आपकी सीरियल के लिए हम पूरी मेहनत जी जान लगा देंगे, आपकी करंट अफेयर्स को यहीं आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आगे वाला पॉइंट। ठीक है, लीजिए लो भाई, नेक्स्ट हम मूव फर्दर करते हैं। बताइए सर, यहाँ पे ऐसे अगर मैं बात बताऊँ, सबसे पहले आपका नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू करता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलो
बहुत बेहतरीन प्रथम भाई, आपको संपूर्णतः आशीर्वाद मेरी तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, तो यहाँ मैं जो समझाना चाहता हूँ रिजर्व बैंक के बारे में, यहाँ सबसे पहले आप ये समझना कि भाई यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, कमीशन आता है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष आपके हिल्टन यंग थे। 1925-26 में रॉयल कमीशन बनता है। 1925 और 26 के अंदर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। 1925 या 26 की बात, ठीक है, 1925 या 1926 की बात है। 1925-1926 की बात है। स्थापना होती है हिल्टन यंग कमेटी की, एस्टैब्लिशमेंट होती है हिल्टन यंग कमेटी की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिल्टन यंग कमेटी, एस्टैब्लिशमेंट होती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी। तो यहाँ हिल्टन यंग समिति बनती है, हिल्टन यंग समिति बनती है। अब जो हिल्टन यंग समिति आपकी बनी है, इसी को रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग जानते हैं रॉयल कमीशन के नाम से, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन। यही रॉयल कमीशन के नाम से जानी जाती है, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन। हम इसी को रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं, हम इसी को रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक बात है, यस सर, इसी को हमने रॉयल कमीशन के नाम से जाना है, शाबाश। तो सर यहाँ जो रॉयल कमीशन के नाम से ये बनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसने काम भी किया है रॉयल कमीशन के नाम से बनकर। इस समिति का काम क्या है? वास्तविकता में यह केंद्रीय बैंक पर रिसर्च करना चाहती है। ये चाहती है कि भारत में केंद्रीय बैंक हो। इसका सुझाव है कि भारत में केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन है, इसकी रिकमेंडेशन क्या है? इसकी रिकमेंडेशन ये है, इसका सुझाव ये है कि भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो बाकी बैंकों का निर्देशन करे। भारत में केंद्रीय बैंक का होना, सेंट्रल बैंक इन इंडिया, भारत में केंद्रीय बैंक का होना, केंद्रीय बैंक का होना, केंद्रीय बैंक का होना। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, भारत में केंद्रीय बैंक का होना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मस्ट बी प्रेजेंट, तो यहीं पर बताया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का होना। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग अ सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया, एस्टैब्लिशिंग ठीक है, सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया, सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया, भारत के लिए सेंट्रल बैंक की स्थापना करना, यही इसका कार्य है। ठीक है, तो भाई भारत के अंदर सेंट्रल बैंक की स्थापना यहाँ पर मिलनी शुरू होती है कि भाई भारत के लिए हम एक सेंट्रल बैंक बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। अब इसके लिए पहले 1930 में एक सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया जाता है। इस चीज के लिए क्या किया जाता है? इस चीज के लिए 1930 में क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया जाता है। सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिगेशन कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनाई गई। ठीक है, केंद्रीय बैंक जांच समिति बनाई गई, केंद्रीय बैंक जांच समिति आपकी बनाई गई है यहीं पर, केंद्रीय बैंक जांच समिति बनाई गई, जांच समिति बनाई गई। ये इस वजह से बनाई गई थी क्योंकि जब 1927 में साइमन कमीशन बनकर 1928 में साइमन कमीशन भारत आके 1929 में अपनी रिपोर्ट देता है, तो साइमन कमीशन बताता है कि भारत में केंद्रीय बैंक को बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो वो ये बताता है। ठीक है, याद रखना, इस वजह से दिक्कतें थी। बट सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने क्या कहा कि आप सीधे जाके वहां एक बिल्डिंग बना के सेंट्रल बैंक नहीं बना सकते, आपको एक अधिनियम बनाना पड़ेगा। तो इसके आधार पर बैंकिंग अधिनियम भारत में आया। तो सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिगेशन कमेटी के बेसिस पर जैसा ही इसने कहा, तो इसी समिति की जो सिफारिश हुई, इसी समिति की सिफारिश पर यहीं पर हम बताते हैं, इसी समिति की सिफारिश पर 1934 में 1934 में आरबीआई एक्ट लेकर आया गया, आरबीआई एक्ट लाया गया, एक्ट आया, और 1935 में आरबीआई की स्थापना, और 1935 में आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, स्थापना यहां से हुई है। तो मैंने यही आपको बताया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहां पर स्थापित हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके यहां पर स्थापित हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह यहाँ पर आपका बनता है। पूछा जाता है भाई शुरुआती तौर पर जब यह बना तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो आप बताएंगे सर ये शुरुआती तौर पर जब बनता है तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है वो हेडक्वार्टर शुरुआत में कलकत्ता में था, पर 1937 में भारत आ गया। ठीक है, याद रखना। मैं आपको यही बता देता हूँ, इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, हेडक्वार्टर वह 1935 से 37 के बीच में कलकत्ता में रहा था। ठीक है, हेडक्वार्टर वो कलकत्ता में रहा था, कलकत्ता में रहा था। एंड 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, 1937 के बाद 1937 से लेकर वर्तमान तक ये मुंबई में, मुंबई में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, मुंबई में आपको दिखाई पड़ता है आरबीआई का हेडक्वार्टर। अच्छा, आरबीआई की स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेरी बात को सुनना सर, इसमें म्यांमार भी शामिल था। जी हाँ, म्यांमार के लिए केवल प्रोविजन किया गया था, शामिल नहीं था, क्योंकि म्यांमार को अलग कर दिया गया था। म्यांमार भारत से अलग होता है 1937 में, राइट, थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है कि एक अधिनियम के माध्यम से बना है। आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना। आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इज आरबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई एक प्रकार का वैधानिक निकाय है, आरबीआई एक वैधानिक निकाय है, इस बात को समझना। वैधानिक निकाय है एक प्रकार का, वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब होता है कानूनी तौर पर लीगल है, वैधानिक निकाय, क्योंकि इसके लिए आरबीआई एक्ट आया 1934 का। ठीक है, याद रखना। नहीं, 1937 बच्चे, निश भाई 1937 है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो अब ये क्या था कि शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई तो इसको किस तरीके से रखा जाता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 2-3 बात बताता हूँ यहीं पर। देखो, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई प्रथम गवर्नर आपके कौन रहे? प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ बने। प्रथम गवर्नर के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जी आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ आपको दिखाई पड़े, ओसबॉर्न स्मिथ, स्मिथ भाई हैं ओसबॉर्न स्मिथ, राइट। ये हमारे सामने समझ में आता है पूरा स्पष्टीकरण। ठीक है, चलो, मई 2026 का करंट अफेयर कल कराया जाएगा 10 बजे, क्योंकि 10 बजे जो मेरी क्लास चल रही थी एप्लीकेशन पर, वो क्लास का सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। तो 10 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी तो वो आप लोगों के लिए चलेगी। ठीक है,
बहुत बढ़िया। भारतीय जो थे वो सीडी देशमुख थे। शाबाश। अब मैं आरबीआई की स्थापना के संबंध में बताऊंगा कि आरबीआई की स्थापना किस प्रकार से होती है, वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। देखो ये स्थापना एक तरीके से ऐसे हुई है कि जैसे आईपीओ जारी कर दिया हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर दी हो। यह स्थापना जब होती है तो आरबीआई की वैल्यूएशन है 5 करोड़। वो 5 पेटी बनी कैसे, वो मैं थोड़ा समझाता हूं। लीजिएगा, आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ कैसे बन पाती है, मैं उस चीज पर थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्कशन करता हूं। देखो सर, आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ कैसे बन पाई। आरबीआई को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, जिसमें 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से रखा गया था और 5 लाख शेयर इसमें थे। टोटल शेयर इसमें 5 लाख थे। टोटल शेयर कितने थे, 5 लाख इसमें रखे गए थे। 5 लाख इसमें रखे गए, ये पहली लाइन आप लिख लेना। दूसरी, शुरुआत में इसे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी दोनों में भागीदारी थी, लेकिन जनता के हित के लिए इसे पूरी तरीके से सरकारी बनाने का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। ये प्रथम भारतीय गवर्नर भी आरबीआई के थे। यही प्रथम भारतीय गवर्नर भी हैं। यही प्रथम भारतीय गवर्नर भी है। गवर्नर भी यही है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल थर्ड गवर्नर है, वैसे यह पहले भारतीय गवर्नर है। ठीक है महेश भाई, अच्छे से यार अपना पेपर देके आओ, ठीक है, टेंशन फ्री रहना। बहुत मुझे उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। और डुगू उस आरएस वाले बैच की तैयारी हो चुकी है, ठीक है, उसके लिए टेंशन फ्री रहना। वगैरह बच्चों का पेपर था ना, यूपी पुलिस वाले बच्चों का पेपर है और सीजीएल वाले बच्चों के लिए क्लास में अभी जस्ट बैच में लेके आ रहा हूँ। हो सकता है इस वजह से बच्चे कम रहे, कोई ग्लिच भी हो सकता है यूट्यूब का, हो जाता है कई बार। मैं इस चीज़ के बारे में सोचना ही मैंने बंद कर दिया। आता हूँ, पढ़ाता हूँ, नया कंटेंट लेके आता हूँ। नमस्कार भाई, नमस्कार। अगर तुम्हारा पेपर नहीं है भाई यूपी कांस्टेबल का। आगे हम बात करते हैं आरबीआई के लोगों के बारे में। आरबीआई का लेखा वर्ष एंड प्रतीक चिन्ह। आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जिसमें अपनी अकाउंटिंग का कार्य करता है, देखता है कि कैसे आप हो रहा है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह में। एक बंगाल टाइगर है और उसमें ताड़ के पेड़ रखे गए हैं। ये ताड़ के पेड़ है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह 2 आकृतियों से बना है, एक बंगाल टाइगर और एक ताड़ के पेड़। एक बंगाल टाइगर और एक ताड़ के पेड़, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, शाबाश। ठीक है पंकज भाई, ओके, आप समझ पाए, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। अब पॉइंट ये आता है आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखो, अगर मैं आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ या सदस्यों की बात कर लेता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से रहता है कि हम सदस्यों के बारे में बात लेते हैं। आरबीआई के सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आरबीआई के गवर्नर्स की बात कर लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर्स, आरबीआई के गवर्नर्स, गवर्नर। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स का डिस्कशन अगर मैं करता हूँ, गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर्स हैं मेरे भाई, उनका डिस्कशन हम थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, ठीक है सर। इनका डिस्कशन थोड़ा सा कर लीजिए। इसमें पॉइंट निकल कर ये आता है कि सर पहले जो थे, प्रथम कौन है आपके? प्रथम है आपके ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे कौन है भाई? दूसरे नंबर पे कौन है? हो सकता है ना दूसरा पूछ ले, जेम्स टेलर। तीसरे सीडी देशमुख है। दूसरे कौन है? दूसरे जेम्स टेलर है। द्वितीय कौन है? द्वितीय कौन है? जेम्स टेलर, जेम्स टेलर, जेम्स टेलर है। तीसरे आपके या फिर प्रथम भारतीय आपके या तीसरे हैं ये प्रथम भारतीय भी हैं, वो सीडी देशमुख है। वो कौन है? वो सीडी देशमुख है। और वर्तमान में कौन है सर जी? वर्तमान में कौन है सर? अगर मैं वर्तमान में बात करता हूँ कि वर्तमान में किस प्रकार से हो सकते हैं, वर्तमान में आप बता दीजिए कि वर्तमान में कौन रहेंगे, इनके बारे में बताया जाए। तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा है, जो 11 दिसंबर 2024 से है, ठीक है, 11 दिसंबर 2024 से है वर्तमान में। और वर्तमान की मैं बात करता हूँ, वर्तमान में 26 है और नाम है इनका मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, 11 दिसंबर 2024 से, ठीक है। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 से, संजय मल्होत्रा है और ये अपॉइंट हुए थे 11 दिसंबर 2024। अपॉइंट हुए थे 11 दिसंबर 2024। तो कार्यकाल कितना रहता है? 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। कार्यकाल कितना रहता है? 3 ईयर्स का रहता है। अपॉइंटमेंट कौन करती है? इंडियन गवर्नमेंट करती है। अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट करती है इंडियन गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करती है? इंडियन गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? अपॉइंटमेंट होती है भाई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, भारतीय सरकार, भारतीय सरकार अपॉइंटमेंट करती है। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट आपके सामने आएगा कि चलो ठीक है सर, भारतीय सरकार अपॉइंटमेंट करती है, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन सर हमें ये तो बताइए कि भारतीय सरकार के द्वारा जब आप अपॉइंटमेंट करा ही रहे हो, हमारे साथ थोड़ा सा ये बता दो कार्यकाल कितना है? तो 3 ईयर्स का है। टेन्योर इज ऑफ 3 ईयर। टेन्योर कितना है? टेन्योर इज ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर्स का आपका रहेगा। टेन्योर 3 ईयर्स का आपका रहेगा। टेन्योर 3 ईयर्स का आपका रहेगा। शाबाश, शाबाश। अब हम बात करते हैं 4 रीजनल भी इनके ऑफिसेज हैं। 4 रीजनल ऑफिसेज भी इनके होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं वैसे बात करूँ आरबीआई के अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है, आरबीआई का प्रबंधन, डायरेक्शन, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, डायरेक्शन यानी निर्देशन, इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है जिसमें 20 सदस्य होते हैं, उसका भी रहता है हिसाब किताब, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझते हैं। इसके अंदर 20 सदस्य कैसे होते हैं। आरबीआई के अंदर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल मेंबर्स इन आरबीआई कितने होते हैं? 20 टोटल मेंबर्स इन आरबीआई बोर्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हम बात करें, आरबीआई के लिए हम बात करें, टोटल मेंबर इन आरबीआई, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स। इसको बोलते हैं केंद्रीय नियंत्रक मंडल, इसको बोलते हैं, ठीक है, केंद्रीय निदेशक मंडल, केंद्रीय निदेशक मंडल इसको कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डायरेक्टर मंडल या बोर्ड इसको बोलते हैं। ठीक बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। बताइए सर इसके बारे में, ठीक है, इस बारे में थोड़ा समझते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आए। हम देखते हैं इसमें मेंबर्स होते हैं कुल 20, राइट, 20 होते हैं। अब अगर इसमें गवर्नर को शामिल करें तो 21 होंगे। मैं आपको बता दूं सदस्य होते हैं इसके अंदर 20 और एक
है गवर्नर, सदस्य होते हैं इसके अंदर 20, वैसे हम बात करते हैं एक होता है इसमें गवर्नर, गवर्नर आपके होते हैं। अब इन 4 सदस्यों के अंतर्गत कैसे कैसे काम चलेगा, पहले तो इसमें होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 क्षेत्रीय गवर्नर भी होते हैं, 4 होते हैं इसके अंदर डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर आपके होते हैं, 4 होते हैं आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 कौन होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। इसके अलावा 10 ऐसे मेंबर्स होते हैं, 10 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको भारत सरकार नामित करती है। एक सदस्य जो होता है वित्त मंत्रालय की तरफ से होता है, एक वित्त मंत्रालय की तरफ से सदस्य होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, एक सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं अपॉइंटेड बाय, एक होते हैं इसके अंदर वित्त मंत्रालय अधिकारी होते हैं, वित्त मंत्रालय अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, ठीक बात है जी हाँ। तो इसके अलावा क्या होते हैं, स्थानीय बोर्ड होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, 4 स्थानीय बोर्डों के अधिकारी होते हैं, स्थानीय बोर्ड अधिकारी होते हैं, बोर्ड अधिकारी होते हैं। इसकी संख्या 2 हो सकती है, ठीक है, 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, 1+1 2 में जा सकता है। रीजन क्या, पहले 1 होता था, अभी 2 होने लगे तो 2 लिख लेना। 4 रीजनल बोर्ड क्या होते हैं आपके, ये 4 रीजनल बोर्ड भी बनाए गए हैं, रीजनल बोर्ड से हो सकते हैं आपके, रीजनल बोर्ड से हो सकते हैं आपके, और बाकी 10 सदस्य गवर्नमेंट के होते हैं, 10 सरकारी अधिकारी होते हैं जो कार्य संभालते हैं, सरकारी कार्यकारी अधिकारी होते हैं, कार्य करने के लिए कार्यकारी अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी, दीज आर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये होते हैं गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। इनके बारे में भी आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि भैया गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। पॉइंट निकल के ये आता है, ठीक है, कि भैया रीजनल बोर्ड कहाँ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये रीजनल है कार्यालय, 4 रीजनल कार्यालय है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक बात है, इसको आप नोट कर लेना। कितना मजबूत होगा वो इंसान जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर से तुक्का लगाने गया आपका। अनुपम 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 कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल, अनुपम की उम्र अभी बची हुई है, अभी तो अनुपम ने जवानी में पाम धरा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हम आरबीआई के फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, शाबाश। अगर आपको ना पता हो मैं ये चीज़ लिखित तौर पे दे सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि मैं अनुपम नाम के छात्र का इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये सिलेक्टेड है। एक बच्चा कह रहा है सर आरआईपी जो है इंग्लिश स्टूडेंट्स, यानी इसमें क्या है, मैंने ये देखा कि मैंने डेप्यूटी गवर्नर इंग्लिश में लिखा, वित्त मंत्रालय आप जानते हैं कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है और ये बात आप खुद भी लिख सकते थे, है ना। दूसरा रीजनल बोर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने यहाँ लिखा, केंद्रीय नियंत्रक मंडल लिखा तो यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, सदस्य लिखा आप समझते हैं मेंबर्स होंगे और एक गवर्नर है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा, तो यहाँ आरआईपी इंग्लिश कैसे हुई। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आरबीआई के फंक्शंस के बारे में, आरबीआई फंक्शंस का डिस्कशन करते हैं, नोट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। लीजिए, इसमें आप हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आप हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई हेडिंग आपकी रहेगी, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, आरबीआई के प्रमुख कार्य, या हाँ यही करते हैं, आरबीआई के प्रमुख कार्य हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसके बारे में लिखते हैं, प्रमुख कार्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रमुख कार्य, ये प्रमुख कार्य भाई 2 प्रकार के हो सकते हैं, आरबीआई के प्रमुख कार्य 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो सेंट्रल बैंक की तरह फंक्शन कर सकते हैं, एक डेवलपमेंट कार्य कर सकता है, एक तो इट कैन वर्क एज सेंट्रल बैंक की तरह काम कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक की तरह काम कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह ही काम कर सकते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक के तौर पर काम कर सकते हैं, केंद्रीय बैंक के तौर पर काम कर सकते हैं, केंद्रीय बैंक के तौर पर काम कर सकते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट बनता है कि ये डेवलपमेंट फंक्शंस भी कर सकते हैं, विकासात्मक कार्य भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस यानी विकासात्मक कार्य भी ये कर सकते हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस यानी विकासात्मक कार्य भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस इसका मतलब हुआ विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य भी कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सेंट्रल बैंक की तरह काम कर सकते हैं, विकासात्मक कार्य भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा पॉइंटर रहता है, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, 2 प्रकार के कार्य इसके रहते हैं। पहले मैं सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता हूँ, ये क्या क्या काम करता है, देखो बहुत शॉर्ट में इस वाली चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं। नोट निर्गमन का कार्य करता है, ये नोट निर्गमन का कार्य करता है, देश में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। मतलब की बात है नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन, पहला पॉइंट तो यही है, निर्गमन। नोटों का निर्गमन का मतलब है इशुइंग ऑफ द नोट, नोट इशुइंग, नोट इशुइंग का कार्य इनका होता है, नोट इशू कर देते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल रहा, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा काम इनका क्या रहता है, दूसरा नोटों का निर्गमन के बाद आपको देखने को मिलता है सरकार का बैंक की तरह भी, गवर्नमेंट के, दिस इज गवर्नमेंट्स बैंकर है, ठीक है, गवर्नमेंट्स बैंकर इनका काम रहता है, सरकार का बैंक भी यही है, सरकार का बैंक भी आपके यही है, गवर्नमेंट्स बैंकर है, गवर्नमेंट्स बैंकर है यहाँ पे,
गवर्नमेंट्स बैंकर हैं यहाँ पे, राइट, दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट बैंकर है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा आगे हम पॉइंट देखते हैं गवर्नमेंट बैंकर यहाँ पे, ये भी हमें समझ में आया। तीसरा इसमें ये होता है बैंकों के भी बैंक है, अन्य बैंकों को लोन भी देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बैंकों के बैंक हैं, बैंकों के बैंक हैं, बैंकों के बैंक हैं यहाँ पे, बैंकों के बैंक आपके हैं, बैंकर्स बैंक आपके रहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक के तौर पर भूमिका ये अदा करते हैं, मतलब ये अन्य बैंकों को लोन वगैरह भी देते हैं, अन्य बैंकों को लाइसेंस वगैरह भी देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हैं, अदर बैंक्स को लोन, लोन टू अदर बैंक्स, अदर बैंक्स, ठीक है। और दूसरा आपको पॉइंट समझ में आएगा कि सर ये जो होते हैं ना, ठीक है, चलो, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें होता है लाइसेंस टू अदर बैंक्स, लाइसेंस टू अदर बैंक्स, अदर बैंक्स। अच्छा, इसको आप नोट करते करते मेरी बात को समझना, ठीक है। इसमें ये भी लिख लेना कि और भी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, और भी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, वो मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, विदेशी विनियमन का नियंत्रण भी करते हैं और साख नियंत्रण भी करते हैं, विदेशी विनियमन का नियंत्रण और साख नियंत्रण करते हैं, ये भी इसी में आएगा भाई। विदेशी जो धन होता है भारत में, उसका नियंत्रण भी यही करते हैं, विदेशी धन नियंत्रण भी यही करते हैं, विदेशी धन नियंत्रण भी यही होता है, धन नियंत्रण भी यही होता है। ये पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू होता था, बट अब ये खुद ही करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। पहले फेरा था, ये कैसे होता है मेरे भाई, 1973 में आपका बना था फेरा, फीमा, पहले फीमा था ना, हाँ, ठीक है। ये था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी, आगे चलकर यही 1999 में फेरा बना दिया गया। ये पहले फेरा था, बाद में फेमा बना है, सॉरी, पहले ये फेरा था, बाद में फेमा बना है। पहले भाई रे ये था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी, विदेशी साख नियंत्रण अधिनियम, बाद में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको बना दिया। ये 1999 में फेमा बना दिया गया। और ये फेरा या फेमा एक्ट किसके लिए काम होता है, सिर्फ आरबीआई ही साख नियंत्रण के लिए इसका यूज करता है, ठीक है। चलो, क्या रखेंगे नेक्स्ट, आगे हम पॉइंट की बात करते हैं। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन मनी या मैनेजमेंट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो, कौन है भाई, कौन बोल रहा है, डुगू कौन है ये, किधर है भाई, डुगू मुझे दिखे तो मैं बोलूँ, है कौन, ठीक है। अगला पॉइंट तब तक आप लिख लीजिए, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल मार्केट में करते हैं। आप फिल्म भैया कराते हैं भाई, अच्छा क्या बोला गया भाई, देखें ऊपर, ओके, H6 देखते हैं भाई, एक सेकंड में, अच्छा ये है, अरे कोई नहीं, ये रहने दो, ये कोई मसला नहीं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम करते हैं साख नियंत्रण, साख नियंत्रण इसका मतलब होता है क्रेडिट कंट्रोल, इसका मतलब होता है क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल होता है, हाँ हाँ कोई नहीं, हाँ भाई मैं क्या ही करना। अच्छा डुकू और बाकी सब आप लोगों को एक बात पता ही होगी, कुछ समय पहले एक शिक्षक ने मुझे लेकर कुछ टिप्पणियाँ करी थी, आपको कुछ याद होगा, याद है वो कि कुछ शिक्षक ही थे जो मुझे लेकर एक टिप्पणी कर रहे थे, एक व्यक्ति ही था, मतलब खास करके मैं बात करता हूँ। तो वर्तमान में उनकी हालत देखी मैंने, तो किसी ने भेजी मुझे, 3-4 लोगों ने अलग अलग रील भेजी, ठीक है। तो वो सब रील देखने के बाद मुझे यही चीज़ समझ में आया कि इन्होंने जो पहले किया था और ये जो अब कर रहे हैं, वास्तविकता में ये इसी लायक है, ठीक है। मसला सारा यही है कि पढ़ाने का काम वो करना नहीं चाहते हैं, तो हरकतें फिर यही बचती हैं, हालांकि बहुत नीच हरकत हो जाती है ना ये वही चीज़। तो इसलिए अब आपको समझ में आया कि मैं किसी को भी रिप्लाई क्यों नहीं देता हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस के बारे में, ये भी आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि मैं इस वाले पेज पे, इस वाली चीज़ को मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, दिस इज ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट पेज पर समझाऊंगा, ये नेक्स्ट पेज पर मैं समझाऊंगा अलग से, ये नेक्स्ट पेज पर समझाया जाए। तब तक आप विकासात्मक कार्य देख लीजिए, आरबीआई का विकासात्मक कार्य क्या होता है, ठीक है। चलो हाँ, अब यहाँ पर समझिएगा, पहले होती है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को वित्त और बैंकिंग के प्रति शिक्षित करने का काम होता है, ठीक है। अच्छा आप ये समझिएगा, ठीक है, एक बच्चा न्यूज़ रिपोर्टर का रोल, ये न्यूज़ रिपोर्टर का रोल मैंने किया हुआ है, वंस आई वाज अ काइंड ऑफ एंकर, ठीक है, जो इंटरिम एंकर्स होते हैं, मैं रहा हूँ, तो मैं मर्यादा समझता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगा कि वो काम मेरे लिए सही है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। मैंने आपको समझाया विकासात्मक कार्य कैसे कैसे हो सकता है। पहला विकासात्मक कार्य हो सकता है फाइनेंशियल लिटरेसी देना, ये यही देते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। वित्तीय साक्षरता आरबीआई देता है। अच्छा आपने जितने भी एड्स देखे हैं जिसमें आपको कोशिश की जाती है कि आप किसी प्रकार के झोल झाल में ना फंस जाएं, पता है उसका एड आरबीआई कराता है, ठीक है। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको दिखाई देती है, दिखाई देती है, फाइनेंशियल लिटरेसी दिखाई देती है। दूसरा है वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं को समाज तक पहुंचाना, फाइनेंशियल एक्सक्लूसिविटी, वित्तीय समावेशन, सब तक पहुंच करना, समावेशन इसका मतलब है वित्त की सब तक पहुंचाना, वित्त की पहुंच सब तक पहुंचाना, सभी तक पहुंचाना, वित्त की पहुंच सभी तक पहुंचाना। आरबीआई कहता है समझदार बनिए, वित्त की पहुंच सब तक पहुंचाना, इसको वित्त समावेशन बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा इसको लिख सकते हैं, दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है, राइट, वेयर ईच एंड एवरी पर्सन गॉट टू रीच टुवर्ड द मनी एंड द फंक्शंस, उसको वित्तीय समावेशन बोलते हैं। दूसरा जागरूकता, धोखाधड़ी, जागरूकता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना, जागरूकता बढ़ाना,
धोखाधड़ी रोकना, धोखाधड़ी रोकना, धोखाधड़ी रोकना, ये काम भी आरबीआई का है। और अगला काम होता है, इसके द्वारा बैंकों का डिजिटलाइजेशन भी कराया जाता है, नेट बैंकिंग वगैरह ये सब चीज़ आरबीआई ध्यान रखता है, ठीक है। तो याद रखना, दिस वाज बाय बैंक डिजिटलाइजेशन, बैंक्स डिजिटलाइजेशन भी किया जाता है, बैंक्स डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, बैंकों का डिजिटलीकरण, बैंकों का डिजिटलीकरण जो होता है वो यहीं पर होता है, बैंकों का डिजिटलीकरण, बैंकों का डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण, बैंकों का डिजिटलीकरण, इसमें थोड़ा सा समझिए, बैंकों का डिजिटलीकरण, ठीक है। चलो ये पॉइंट इसमें आएगा। अब पॉइंट आता है आरबीआई के द्वारा मैनेजमेंट होता है, थोड़ा सा उस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। ये साख नियंत्रण वाले टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा साख नियंत्रण वाले टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इसमें थोड़े से पॉइंटर्स हैं इनको रीड करता चलना पड़ेगा। आरबीआई के द्वारा जो साख नियंत्रण वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। आरबीआई जो साख नियंत्रण करती है वो कैसे हो पाता है, ठीक है, याद रखते हैं आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण कैसे होता है। देखो आरबीआई साख नियंत्रण करती है मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, ठीक है। मार्केट में महंगाई मंदी नियंत्रित करना जो आरबीआई के द्वारा तैयार की जा रही मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होता है, ठीक है। ये फेक करेंसी रोकना आरबीआई का काम नहीं, दिस इज नॉट वर्क आरबीआई, मेरी बात को सुनिए। इन गवर्नमेंट इसके लिए अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, आरबीआई इसका काम नहीं करता। मेजर फैक्टर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आप समझ लेते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ। आप एक काम करना है, इसको कल घर से पढ़ के आना। मैं पीडीएफ में दे देता हूँ, जो ऐप वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये रेपो रेट, बैंक रेट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पेड वाले बच्चों को ये पीडीएफ में मिल जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ऐसा काम करती है उसको मैंने बनाया, ठीक, परफेक्ट। इसके बाद आपका कल जो चैप्टर शुरू होगा, आज के लिए इतना ही रहेगा मामला। जो कल आपका चैप्टर शुरू होगा वो नया चैप्टर शुरू होगा, पहले इसको करूँगा।